अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे। जो हमने पीछे शुरू किया था उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि उसमें साइटोक्रोम नाम के कंपाउंड्स होते हैं जो कि जिनके साथ जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं वो काम करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को आगे से आगे ट्रांसपोर्ट करते चले जाते हैं और ये पूरा एक फिनोमिनन होता है। अब इसको मैं आपकी बुक में क्योंकि ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है और आपकी उस तरह की बेस नहीं है, तो मैं आपको जो लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको इसको याद करने में आसानी हो। तो पाथवे कैसे शुरू होता है? जब NADH2 फॉर्म होता है मैट्रिक्स के अंदर, और क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और 2 हाइड्रोजन आइन जो है वो FMN कंटेनिंग कंपाउंड को ट्रांसफ़र हो जाते हैं जो कि एक फ्लेवोप्रोटीन है। उसके बाद इसको FES प्रोटीन को आगे दे दिया जाता है। द आयरन इन द लेटर कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम एंड एक्सेप्ट नो हाइड्रोजन आइन। तो जिस आयरन एटम की बात हो रही है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, हाइड्रोजन आइन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। Therefore, the two hydrogen ions are transferred into the intermembranal space। जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये फिनोमेनन हो रहा है। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें 2 मेम्ब्रेन्स हैं, एक उसके बाहर होती है और एक अंदर की तरफ होती है जो फोल्ड बनाती है। उसके अंदर एक सयाल मादा होता है जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन आइन है उसकी इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस यानी दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस खाली जगह है वहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं रिड्यूस्ड FES की। ये ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन्स को यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन को UK से शो करते हैं, UQ से शो करते हैं। फिर ये जो 2 हाइड्रोजन आइन जो है वो रिलीज़ हुए हैं। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन जो एटम है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब उसका अपना इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो उसके न्यूक्लियस में खाली प्रोटॉन ही बचते हैं, इसलिए हाइड्रोजन आइन को प्रोटॉन्स भी कहा जाता है। तो ये मैट्रिक्स में आ जाते हैं और यूबिक्विनोन के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बात बताई थी कि जब किसी चीज़ के साथ हाइड्रोजन लग जाती है तो हम कहते हैं कि ये रिड्यूस्ड हुआ है। तो यही बात यहाँ पर भी है कि यूबिक्विनोन जो है वो रिड्यूस्ड हो गया। फ्रॉम यूबिक्विनोन रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन्स मूव वन एट ए टाइम टू वेरियस साइटोक्रोम B एंड द 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम UQH2 आर ट्रांसफर्ड आउटवर्डली इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इस तरह जो यूबिक्विनोन रिड्यूस्ड फॉर्म में है जिसे हम UQH2 कह रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को नेक्स्ट साइटोक्रोम को मूव कर देती है और अपने पास से जो हाइड्रोजन आयन इसके साथ अटैच हुए थे उनको इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस के अंदर जो है वो भेज देती है। ये देखें, अब ये मैंने आपकी बुक का पेज खोला हुआ है। यहाँ पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस से एक NADH आया और उसने हाइड्रोजन को रिलीज़ कर दिया और फॉस्फेट को अपने साथ अटैच कर लिया। जबकि ये फ्लेवोप्रोटीन है वो जो है रिड्यूस्ड हो रही है जब उसके साथ हाइड्रोजन आइन लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह FES जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि वो किस तरह से जो है रिलीज़ करती है, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आइन 2 यहाँ पर रिलीज़ हुए हैं। FMN जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गई है। रिड्यूस्ड फॉर्म में वो तब आती है जब उसके साथ हाइड्रोजन लगती है। इसी तरह अगेन NADH जो कि ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है वो हाइड्रोजन को अपने से जब जुदा कर देती है तो वो NAD बनाती है। ये एक क्रेब्स साइकिल का स्टेप है जो कि यहाँ पर आता है। FADH2 भी इसी तरह रिड्यूस्ड फॉर्म में है। जब ये इस साइकिल में एक्टिव होती है तो उसके बाद ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आइन जो है ये देती है। ये हाइड्रोजन आइन हाइड्रोक्सिल आइन के साथ मिलकर पानी का मॉलिक्यूल भी बना लेते हैं। उसके बाद यूबिक्विनोन के बारे में बात की जा रही है। इसको ये प्रोटॉन 2 मिलते हैं तो ये UQH2 बन जाती है क्योंकि यहाँ पर इसकी ये रिड्यूस फॉर्म है। उसके बाद आगे जाके इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में इसने उन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको साइटोक्रोम को दे दिया और हाइड्रोजन आइंस को रिलीज़ कर दिया। यहाँ पर फेरिक आयन जो है आप देख सकते हैं कि वो Fe2+ है, उसके बाद वो Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है पॉसिबली। उसके बाद साइटोक्रोम B के पास ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, यानी हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं उनको आगे ट्रांसफर किया जा रहा है और हाइड्रोजन आइन जो है वो रिलीज़ किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन आइन
रिलीज़ हुए हैं। पानी के 2 मॉलिक्यूल हैं, उसमें से 2 हाइड्रोक्सिल आयन निकल गए हैं और 2 हाइड्रोजन आयन को यहाँ पर अगेन रिडक्शन के लिए भेज दिया गया। जब UQ के साथ ये मिलाप करते हैं तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में उसको चेंज कर देते हैं, UQH2 बन जाता है। अगेन क्योंकि ये एक फिनोमिनॉन है जिसमें इंटर कन्वर्जन्स हो रही हैं, तो UQH2 हाइड्रोजन आयन को अगेन रिलीज़ कर देता है और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में UQ की शक्ल में चेंज हो जाता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को अब दोबारा आयरन के एटम्स तक पहुंचा दिया जाता है, तो साइटोक्रोम C के थ्रू, C1 साइटोक्रोम C के थ्रू, इस तरह साइटोक्रोम A के थ्रू, और करते करते एंड पर आकर 2 हाइड्रोजन आयन जो कि रिलीज़ हुए थे पानी के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने से, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ होते हैं, वो दोबारा ऑक्सीजन के एक एटम के साथ मिलकर पानी का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ कर देते हैं, बना देते हैं। अब हर जो स्टेप है जो कि मैंने अभी यहाँ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो यहाँ पर आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है। साइटोक्रोम C ने किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया, फिर उसने साइटोक्रोम नेक्स्ट A3 और A को किस तरह से दिया, और उसके बाद एंड पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो FADH2 से किस तरह से अराइज हुए, और किस तरह से सक्सीनेट जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एंटर होती है, यूबिक्विनोन बार बार चेंज होता है, रेड्यूस से ऑक्सीडाइज फॉर्म में तब्दील हो जाता है, ये सारा है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, जिसमें हम कह रहे हैं कि ATP एक्चुअली सिंथेसाइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसमें जनाब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई जिसमें ATP की फॉर्मेशन हुई। हमारे पास एडिनोसिन डाईफॉस्फेट जो है वो सेल के अंदर बनता है, इसके साथ एक फॉस्फेट और ग्रुप और लग जाता है। अब इसके पास टोटल 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हैं। 3 फॉस्फेट ग्रुप लगने की वजह से इसको एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं, और यहाँ पर एनर्जी जो है देनी पड़ती है क्योंकि बॉन्ड बन रहा है। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और फॉस्फेट को अगेन अपने से जुदा करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जिसे हमारे सेल्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसलिए कहते हैं कि कहीं पर ये ऑक्सीजन जो है उसकी प्रेजेंस इस काम के लिए रिक्वायर्ड होती है, और फॉस्फोराइलेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जिसे PI से यहाँ पर शो किया गया है वो ADP के साथ आकर लगता है। तो नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन्स डिराइव फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फिनोमिनन है, इसको 3 तरह से मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी कि क्या होती है। अगर किसी चीज़ के साथ ऑक्सीजन लगती है तो हम कहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। अगर किसी चीज़ में से हाइड्रोजन निकलती है तो हम कहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। अगर किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तब भी हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुई है। यानी ऑक्सीडेशन किसी भी चीज़ की इन तीनों में से किसी एक तरीके से हो सकती है। अब इस बात को हम उल्टा कर लेते हैं तो वो बन जाएगा रिडक्शन। अगर किसी चीज़ के साथ हाइड्रोजन आके लगती है तो हम कहेंगे रिडक्शन हुई है। अगर किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो हम कहेंगे रिडक्शन हुई है। और अगर किसी चीज़ में से ऑक्सीजन जो है वो निकल गई है तो उसको भी हम कहेंगे कि ये रिडक्शन हुई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो NADH हैं, जो FADH हैं, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होते हैं, फिर इनके साथ हाइड्रोजन आके लगती हैं तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में तब्दील हो जाती हैं। क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन जो है इनके इलेक्ट्रॉन आगे से आगे भेजते रहते हैं, तो वो प्रोटॉन की शक्ल में, क्योंकि खाली उसमें इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है जो कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आगे ट्रांसफ़र करता रहता है साइटोक्रोम्स को, तो वो प्रोटॉन्स की शक्ल में अकेला अलग-अलग मौजूद रहता है। सो FADH2 जो है दूसरी रेस्पिरेटरी चेन्स के अंदर एंटर हो जाती है NADH2 के साथ, लिहाजा 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं ओवरऑल। जब सक्सीनिक एसिड जो है जो कि बनता है वो ऑक्सीडाइज होता है और फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है रेस्पिरेटरी चेन में, जिसे हमने क्रेब्स साइकिल में कल पढ़ा था। तो तब भी आपने देखा था कि ATP की जो सिंथेसिस है वो हुई थी। अब हमने देखना है बैलेंस शीट, जो कि मैं आपका पेज खोल लूँ। ये देखें, ये टॉपिक थोड़े से कंफ्यूजिंग है। जब आप लेक्चर 2-3 बार सुनेंगे तो उसके बाद आप बुक खोलकर इसको याद करना शुरू करेंगे तो फिर आपको ये एक दफ़ा जहन में बैठेगा। उसके बाद आपको इसको दोबारा रिवाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि साइक्लिक फिनोमिनॉन है और बार बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शंस हैं, इसलिए आपको इसको आसान नहीं होगा याद करना। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ATP की जो सिंथेसिस है वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो एसोसिएटेड होते हैं इनर मेम्ब्रेन के साथ, वहाँ पर हो रही होती है, और ये रिएक्शन भी कैटलाइज होते हैं एंजाइम्स की वजह से। मिसाल के तौर पर FOF1 ATP सिंथेज नाम का एंजाइम है जो कि इस्तेमाल हो रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स। ये
ए और एफ एन मेरी बुक में इस तरह से क्लियर नहीं है, आई होप कि आप लोग इस चीज़ को देख लेंगे। इज़ अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ लीस्ट 5 डिफरेंट सब यूनिट्स एंड कंटेन्स द कैटालिटिक साइट फॉर कन्वर्टिंग ADP एंड फॉस्फेट टू ATP। अच्छा जी, ये एक छोटी सी प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के साथ किनारे पर लगी होती है। इसको प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं इसमें क्योंकि छोटी छोटी प्रोटीन्स जो हैं वो मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रही हैं। तो ये कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करती है। अब वो कैटालिटिक एक्टिविटी क्या है कि ADP के साथ जो फॉस्फेट है जब इसको अटैच करेगी तो ATP में कन्वर्ट कर देगी। दिस कॉम्प्लेक्स इज अटैच टू द मैट्रिक्स side of the inner membrane. F node is an integral membrane protein complex that consists of at least 3 different polypeptides that form channel through which protons are able to cross the inner membrane. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारा फिनोमिनॉन हो रहा होता है तो बहुत सारे प्रोटीन चैनल्स गेट्स मौजूद होते हैं जो कि आइंस के जो मूवमेंट है उसको हेल्प करने में मदद करते हैं। ये असल में छोटी छोटी प्रोटीन्स हैं जो कि कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी है। The passage of protons through channel activates the ATP synthase to synthesize ATP। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हमारे जिस्म में होने वाला हर रिएक्शन जो है वो एक एंजाइम रिक्वायर करता है। तो यहाँ पर ATP सिंथेज जो है, सिंथेसिस से ये वर्ड निकला है, इससे साफ जाहिर है कि ये वो एंजाइम है जो कि ATP की फॉर्मेशन को कैटेलाइज कर रहा है। जब तक ये एंजाइम मौजूद नहीं होगा तो वो रिएक्शन कैटेलाइज नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा एनर्जी बैलेंस को देख लेते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की हुई ग्लाइकोलिसिस में, पायरुविक एसिड बना था। पायरुविक एसिड एंटर हुआ एसिटाइल को में चेंज हुआ क्रेब्स साइकिल के अंदर। उसमें आपने देखा था कि 4 मॉलिक्यूल ATP के बने हैं और फिर 2 मॉलिक्यूल NADH2 के बने जो कि साइटोसोल में आ जाते हैं क्योंकि ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के 2 हिस्से होते हैं, सोल और जेल, तो सोल को साइटोसोल भी बोलते हैं। इसके अलावा 8 मॉलिक्यूल NADH2 के और 2 मॉलिक्यूल FADH2 के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बनते हैं। जैसे मैंने आपको कई बार कहा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल है सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है जो हमने अभी डिस्कस की है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो सयाल मादा है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और प्रोटीन्स मौजूद हैं उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जनाब हुई NADH2 मॉलिक्यूल्स 8 की इनकी ऑक्सीडेशन हुई माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जिसमें 24 जो ATP हैं वो बने 3 पर NADH2 मॉलिक्यूल। यानी अगर एक NADH2 मॉलिक्यूल बनता है तो उसके नतीजे में 3 बनेंगे ATP। तो 8 को अगर आप 3 से ज़रब दें तो 24 हो जाता है। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर जनरेटेड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड वाया FADH2। अगर आपको जो क्रेब्स साइकिल का हिस्सा याद हो जिसमें सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था तो वहाँ पर एक FADH2 भी बना था। इस अमल के नतीजे में 4 ATP के मॉलिक्यूल जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। तो अगर हम 4 को उसी तरह से ज़रब दें तो टोटल 28 ATP जो है वो अब तक हमारे पास जो है वो कैसे होंगे कि हमने पहले स्टेप में 3 8 24 किए, इस स्टेप में टोटल 4 बन रहे हैं, 24 में हमने वो 4 को ऐड किया तो 28 हो गए। एडिशन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन क्रेब्स साइकिल वाया GTP ब्रिंग्स द टोटल ATP सिंथेसिस टू 30। अब ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट भी एक कंपाउंड है जो कि बनता है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की तरह ही होता है। इसमें ग्वानोसिन जो नाइट्रोजनस बेस है वो लगी होती है। ये भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नतीजे में क्रेब्स साइकिल में बनता है। इसकी कन्वर्जन की वजह से ATP की तादाद जो है वो 2 और बढ़ जाती है। तो 28 में अगर हम 2 और ऐड कर दें तो टोटल हो गया 30। चौथा स्टेप 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलिसिस। तो 2 मॉलिक्यूल जो है वो ग्लाइकोलिसिस में बने। 4 फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2। 4 तब बने थे जब NADH2 सिंथेसाइज हुआ था, हमने ये ग्लाइकोलिसिस में देखा था। तो आप देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ 6 ATP मॉलिक्यूल ब्रिंग्स द ATP टोटल नंबर इनटू 36। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 बने और 4 NADH2 की वजह से बने, 2 और 4 को जमा करें 6 हो जाता है। ऊपर हमारा जो टोटल है वो 30 बन रहा है, 30 में हमने ये 6 ऐड किए तो हो गया 36। सो इस तरह से टोटल जो फॉर्मेशन है ATP के मॉलिक्यूल्स की ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक के एंटर होने से जिसके नतीजे में एंड में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनता है, टोटल 36 ATP सिंथेसाइज होते हैं।